आज एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोशिश ये रहेगी आज इसका जो बेसिक पोर्शन है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड वगैरह ये सब चीज़ें खत्म हो जाए। इसमें अगर बात करूं तो मेनली 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। पहला पार्ट जहां आप बेसिक बातें करोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग जो है एंटिटीज क्या होती हैं, लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, यानी इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। और जब इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है तो आपका आता है कि भैया इनकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बाद आपको मिलेंगे थ्योरीज, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं उनके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं, वो थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें वर्नर थ्योरी हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गया। एंड जब थ्योरी खत्म होगी तो लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक मिलेगा आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो हम इसी तरीके से चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद थ्योरीज की बात करेंगे, एंड देन लास्ट में किसकी बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो 3 पोर्शन आपके चैप्टर में है और हम मोस्टली कोशिश ये करेंगे कि ये 3 क्लास में खत्म हो जाए। यानी आज की क्लास जो रहेगी वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तक बेसिकली रहेगी। उसके बाद जो अगली क्लास हम शेड्यूल करेंगे उसमें सारी थ्योरीज कवर करेंगे और उसकी अगली क्लास में हम आइसोमेरिज्म कवर करेंगे, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट जितनी जरूरत होगी उतने घंटे जी कर लेंगे, तो अभी से क्यों परेशान होना, ठीक। तो सबसे पहले आज की क्लास में हेडिंग डालेंगे चैप्टर का नाम, मतलब चैप्टर पहले लिख लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एडिशन कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? एडिशन कंपाउंड। तो सबसे पहली चीज हमें यही समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं बच्चे एडिशन कंपाउंड की, इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम इसका क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ज्यादातर हम इसका नाम एडिशन ही इस्तेमाल करेंगे, बट हाँ इस एक और नाम से हम इसको जानते हैं। सुना ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे सर एडिशन कंपाउंड क्या है, आप सॉल्ट तो जानते ही हो, एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद जो बनते हैं वो सॉल्ट होते हैं। तो अगर मेरे पास 2 3 4 5 एटलीस्ट 2 होने चाहिए, उससे अलावा 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितनी भी वैरायटी आप चाहो हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट हैं और वो सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन हो जाते हैं इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, या मैं बोलूं इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, तो इससे जो कंपाउंड बनता है उन कंपाउंड्स को हम एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। तो एडिशन कंपाउंड क्या है? एडिशन कंपाउंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सॉल्ट, यानी 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, उसी से बनेगा और उसे हम क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर एक एग्जांपल समझते हैं कि क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन 2 और मोर simple salt combine together in fixed proportion by weight, then the compound formed is called addition compound, is called addition compound। तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं,
एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, लेट से मैंने लिया K2SO4, एक सॉल्ट है, सही बात है ना। मैंने लिया Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। और मैंने यहां पानी ले लिया, क्या ले लिया है, पानी। और हमने देखा कि जब हमने इन तीनों को यानी इन सबको मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद ये आपस में कंबाइन हो गए और इन्होंने क्या बनाया, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं एलम। फिटकरी जानते हो ना आप लोग, हाँ, तो वही है ये फिटकरी। वही जो बार्बर वगैरह के यहाँ आपने देखा होगा, जब सेविंग वगैरह करने के बाद यूज करते हैं, हो सकता है घरों में भी फिटकरी बहुत सारी जगहों पे यूज होती है। कट पिट जाए तो वहां एज एंटीसेप्टिक इस्तेमाल की जाती है। तो ये क्या है, फिटकरी यानी एलम है। इसको हम कई बार पोटास एलम बोलते हैं, जो कि यहाँ पोटेशियम होता है, ठीक है ना। तो ये एलम है। आपने देखा ये एक सिंपल सॉल्ट है K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी सिंपल सॉल्ट है। तो हमने दो सिंपल सॉल्ट को आपस में कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना दिया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। यानी इधर ये क्या है, सिंपल सॉल्ट है, ये क्या है, सिंपल सॉल्ट है, ये भी क्या है, सिंपल सॉल्ट है, और ये क्या है, एक एडिशन कंपाउंड। ये क्या है, एक एडिशन कंपाउंड। मतलब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट के आपस में कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर बात। इसको नोट डाउन करें और आगे चलते हैं। अब एडिशन कंपाउंड हमारे पास दो तरीके के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनको अगर हम वापस से वाटर में डालते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। उनको हम वापस से कहां डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, उसके बेसिस पर ये हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। ठीक, चलो अब देखना ध्यान से। हमने क्या लिया, एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड में अगर हमने इसको कहां दिया, इसको ऐड कर दिया कहां, पानी में। तो पानी में ऐड करने के बाद ये दो तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक होते हैं डबल सॉल्ट, क्या होते हैं, डबल सॉल्ट, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब मैं आगे से जहां कहीं भी कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलूं या कोऑर्डिनेशन की बात करूं, मतलब वो सेम ही है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि सर क्या फर्क आएगा दोनों में, सुनना ध्यान से। अगर डबल सॉल्ट है तो ऑन एडिशन ऑफ वाटर, यानी इसको पानी में ऐड करने पर ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है। अब सर क्या मतलब हुआ अपनी आइडेंटिटी लॉस करने का, इसको भी समझते हैं। पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर एग्जाम, फिर लिखते हैं थ्योरी, ठीक है ना। समझते हैं क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बनाया था और मुझे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O मिला था, सही बात। ये एक एडिशन कंपाउंड है। मैंने क्या किया, इस एडिशन कंपाउंड को पानी में डाला। तो जब मैं इस एडिशन कंपाउंड को पानी में डालूंगा, मतलब यहां पर क्या है, K2SO4 डॉट, या फिर मैं एलम सिर्फ लिख दूं, समझ जाओगे ना। थोड़ा जगह इसमें कम लग रही है, आएगा नहीं, तो मैं सिर्फ एलम रख दे रहा हूं यहां। तो मतलब मैंने पूरा एलम इसमें ऐड कर दिया। जब मैं एलम ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, और जब वाटर में डिसोसिएट होंगे तो K2SO4 था, तो मुझे मिलेगा K प्लस आयन मिलेगा, मुझे मिलेगा SO4 2 माइनस आयन मिलेगा। Al2SO4 था तो मुझे Al3 प्लस आयन मिलेगा, और SO4 तो मेरे पास सही है भैया, वहां भी SO4 था। तो ये सारे आयन, अब वाटर टूटेगा तो भैया वाटर वाटर में मिला रहे हो तो उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब ये तीन आयन्स मेरे पास मिलेंगे, सही बात। ये मेरे पास मैंने एलम को ऐड किया तो हुआ। आप बताओ अगर मैं इसी कंटेनर के अंदर ऐड करता किसको, K2SO4 को, और किसको, Al2SO4 के होल थ्राइस को,
यानी जो हमारा सिंपल सॉल्ट था, अगर मैं इस सिंपल सॉल्ट को यहां ऐड करता तो मुझे बताओ कौन कौन से आयन मिलते? K+ मिलता, SO4 माइनस मिलता और Al3+ मिलता। हाँ 2 माइनस में, SO4 2 माइनस और ये प्लस है, K+ SO4 2 माइनस और Al3+। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, जब एक कॉम्प्लेक्स यानी एक एडिशन कंपाउंड बना था, उसको भी आपने पानी में डाला, सेम आयन मिले। जिन सॉल्ट से आपने वो एडिशन कंपाउंड बनाया था उसको भी आपने पानी में डाला तो आपको सेम आयंस मिले, यानी दोनों केस में आयंस क्या मिल रहे हैं? सेम। तो ऐसे कंपाउंड को डबल सॉल्ट बोलते हैं, जो आपको देखने में तो लगेंगे कि कुछ नया बन गया है, लेकिन जैसे ही आप पानी में डालोगे तो वो क्या मिलेगा? वो सेम आयन प्रोड्यूस करेंगे जो उस कंपाउंड के सिंपल सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये तो सिंपल सॉल्ट थे और ये कॉम्प्लेक्स यानी एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड को मैंने पानी में डाला तो आयन सेम मिले, और अगर मैंने जिनसे ये कंपाउंड बने थे उन सॉल्ट को पानी में डाला तब भी आयंस क्या मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। तो इस एडिशन कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? डबल सॉल्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डबल सॉल्ट। अब दूसरी तरफ सर क्या डिफरेंस आएगा देखना, यहां भी एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि एक एग्जांपल तो मैंने पीछे दे दिया एडिशन कंपाउंड का, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास क्या है? FeSO4 है, मैंने इसकी रिएक्शन कराई KCN से। आप बताओ ये दोनों सिंपल सॉल्ट है ना? तो अगर ये दोनों सिंपल सॉल्ट हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने KCN किस में लिया है? एक्सेस में लिया है। किस में लिया है? एक्सेस। मैंने जब इसकी रिएक्शन कराई और हीट किया तो मुझे क्या मिला? K4 FeCN का होल 6 कंबाइन होकर उन्होंने ये बना दिया। इधर क्या थे भाई? सिंपल सॉल्ट। क्या है इधर? सिंपल सॉल्ट। ये भी क्या है? सिंपल सॉल्ट। और ये भी क्या है? एडिशन कंपाउंड। ये क्या है? एडिशन कंपाउंड। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इन दोनों को पानी में डालूं, तो मैंने क्या किया? एक कंटेनर लिया, इसमें वाटर था और मैंने इसमें ऐड किया किसको? FeSO4 को। मैंने इसमें ऐड किया किसको? KCN को। तो मुझे आयन कौन कौन से मिलेंगे बताया कोई? भैया Fe2+ मिलेगा, SO4 2 माइनस मिलेगा, K+ मिलेगा और Cn- मिलेगा। यही तो मिलेंगे आयंस। लेकिन वहीं पर मैंने फिर से वाटर का कंटेनर लिया और इसमें ऐड कर दिया ये वाला कंपाउंड जो मैंने बनाया है, यानी K4 FeCN का होल 6 और ब्रैकेट। सही बात है। तो मैंने देखा यहां मुझे दो आयंस मिले, एक मिला मुझे K+ और एक मिला FeCN का होल 6 और 4-। आप बताओ क्या पहले और बाद में आयंस बदल गए? यानी कंपाउंड बनने के बाद आयंस अलग हैं और उससे पहले सिंपल सॉल्ट के आयन क्या थे? अलग थे। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? यहां पर जो एडिशन कंपाउंड अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में वापस चले जाते हैं, यानी जो बिहेवियर बिल्कुल वैसा शो करते हैं जिनसे वो बने हुए हैं, जैसा बिहेवियर वो लोग शो कर रहे थे। यहां जिससे ये बने हैं वो FeSO4 और KCN है, इनका बिहेवियर पानी में अलग है और इनका बिहेवियर पानी में अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, एक बार आप इसको जो है डायग्राम बना सकते हो ताकि समझ में आ जाएगा, उसका फिर मैं लिखता हूं डेफिनेशन। सब आपस में कंबाइन है क्रिस्टल्स फॉर्म में, वही तो बता रहा था मैं। अब सुना ध्यान से, हरी डालेंगे हम क्या? डबल सॉल्ट। हमने ये बात समझ लिया कि सर डबल सॉल्ट होते क्या है, तो हमें क्या पता चला कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऐसे सॉल्ट या ऐसे एडिशन कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं या फिर वो डिसोसिएट हो जाते हैं इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, यानी जिनसे वो बने थे उसी आयंस में जो टूट जाते हैं वो सब क्या होते हैं? डबल सॉल्ट होते हैं। तो डबल सॉल्ट क्या है? एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड which loses its identity in aqueous medium or dissociate
इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। क्या कह सकते हैं भाई, एक्वस मीडियम के अंदर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं या फिर वो डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। अगर मैं डबल सॉल्ट के एग्जांपल की बात करूं तो एक तो आपको पता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, इसका नाम याद होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एलम। तीसरी बार ये एग्जांपल आ गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आपको याद रखना है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, मोहर। इसके अलावा हमारे पास एक होता है MgCl2.KCl.6H2O, इसको बोलते हैं कार्नालाइट। ये तीन कंपाउंड आपको याद रखने हैं डबल सॉल्ट के अंदर। ज्यादातर वैसे आपको जो देखने को मिलेंगे वो यही ऊपर वाला एलम और मोहर सॉल्ट आपको सुनने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गए बात किसकी, डबल सॉल्ट की। अब डबल सॉल्ट जो हमने बात कर लिया तो उसका बचता क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे तो हमें भर भर के बात ही करनी है क्योंकि चैप्टर ही उसी का है। ठीक, तो इसको लिख लो, उसके बाद फिर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहानी। चलेंगे अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेडिंग क्या डालोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो ये क्या होते हैं भाई साहब, एडिशन कंपाउंड, which does not lose its identity in aqueous medium और, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, लूज आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। ये ऐसा कंपाउंड जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के जैसा आयन नहीं बनाता, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट की आइडेंटिटी लूज कर दिया। आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख के नहीं पता चलेगा ये किससे बना होगा क्योंकि उसके जैसा आयन प्रोड्यूस ही नहीं करता। तो आप ये बोलो कि कॉन्स्टिट्यूएंट की आइडेंटिटी लूज कर दिया है, या आप बोलो अपनी आइडेंटिटी क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। तो ये दोनों बातें किसके लिए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपको पता है एग्जाम्पल तो बहुत मिलेंगे। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जिसमें से मैं कुछ बातें भी आपको समझाऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल है वही K4FeCN का होल 6। ठीक, अब इसमें कुछ बातें जो मुझे समझानी है वो क्या है कि आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको हम, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर, जो भी चीजें आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख रही हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो आपको ये जो दिख रहा है ना Fe मेटल, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंट्रल मेटल एटम। अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल एटम को हम शॉर्ट में CMA लिखेंगे।
और सेंट्रल मेटल एटम जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं? हाँ, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, इसे हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं इनको? हम लिगेंड बोलते हैं। अब ये सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं और लिगेंड क्या होती है, सब हम पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर याद रखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो आयोनाइजेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। यानी इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और फिर हम इनको एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। तो ये जब लिख लो तो हेडिंग डालना है पहले सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है इसको समझना है। ठीक, सर आ गए क्या? तो अब जो है हेडिंग डालेंगे सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। अगर हम सेंट्रल मेटल एटम की बात करेंगे तो क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। यानी जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले होते हैं लिगेंड, और उसको एक्सेप्ट करने वाले कौन होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनके पास खाली डब्बा तो होना चाहिए। और आपने डीएनए ब्लॉक के अंदर पढ़ा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे इन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, और जैसा कि मैंने पीछे बताया था ये मोस्टली क्या होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों होंगे भाई साहब? बिकॉज या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं, जिसकी वजह से ये एज ए सेंट्रल मेटल एटम काम करते हैं। अगर हम बात करें तो एक और बात बना सकते हो, क्या कह सकते हो? फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद लिगेंड। विद लिगेंड किसके साथ में? लिगेंड के साथ में। आप लोगों को याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? एक बॉन्ड होता है क्या? कोवलेंट, जो कैसे बनता है? शेयरिंग से। यानी दो लोग शेयरिंग अगर कर रहे हैं तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन शेयरिंग में शेयर करने वाला सिर्फ एक ही होगा। यानी इलेक्ट्रॉन एक एक दोनों नहीं देंगे। कोवलेंट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दोनों ने बॉन्ड बनाया, तो क्या हुई? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होगी उसमें कौन करेगा? कंट्रीब्यूशन किसका होगा? सिर्फ एक का होगा, और दूसरा शेयरिंग नहीं कर रहा होगा। क्लियर है बात? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं, इसी वजह से जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। क्लियर बात? तो अगर हमने सेंट्रल मेटल एटम समझ लिया है तो सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो दूसरी चीज हमें समझनी है वो है लिगेंड। क्या है? लिगेंड। जैसे सेंट्रल मेटल एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, वैसे ही लिगेंड जो होते हैं वो, सॉरी, एक्सेप्टर जैसे थे सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है? डोनर हैं। तो लिगेंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। और ये इट मे बी, यानी लिगेंड क्या हो सकते हैं? कटायनिक, अनायनिक, या फिर न्यूट्रल। यानी ये कटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं। इट मे बी कटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल। अब सुनना,
एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो डेंटिसिटी। क्या है? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है कि कोई कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पा रहा है। तो डेंटिसिटी क्या है? एबिलिटी, या ऐसे बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट बोल लो, या फिर आप बोल लो एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कोई कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसकी उस एबिलिटी को डेंसिटी बोलते हैं, या फिर आप बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट। यानी किसी ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कितने पेयर में, इंपॉर्टेंट बात, कितने नहीं, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, वो क्या होगी उसकी डेंसिटी होगी। वो क्या होगी उसकी डेंसिटी। तो अब जो है हमें अलग अलग लीगेंड के बारे में समझना है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हमारे पास लीगेंड मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट होते हैं। ठीक, तो एक एक करके हमें समझना है कि मोनोडेंटेट कौन है, बाइडेंटेट कौन है और पॉलीडेंटेट कौन है। चले अगले पेज पे। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हमने लीगेंड को डिवाइड किया है 3 पार्ट में, एंड वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है मोनोडेंटेट, दूसरे हैं बाइडेंटेट, वैसे मैं 3 के अलावा और भी लिख दे रहा हूं, क्या ही फिर बाद में अलग से देखेंगे। पॉलीडेंटेट, जैसे एक मैं लिख रहा हूं और एम्बीडेंटेट। क्या लिख रहा हूं? एम्बीडेंटेट, इसको भी पढ़ ही लेंगे साथ में। और एक होता है फ्लेक्सीडेंटेट। क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेट। तो ये दोनों भी हम साथ में देख लेंगे, ठीक है ना। मेन जो हमें देखना है वो मोनो, बाई और पॉली। बट हाँ, 2 और आते हैं, एक है फ्लेक्सीडेंटेट और एक क्या है एम्बीडेंटेट। इनके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे। हाँ। नहीं, टेबल बनाने के बाद आपको हेडिंग डालनी है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड हम उनको बोलेंगे जिनकी डेंसिटी कितनी होगी? 1 होगी। सिटी इज इक्वल टू कितनी होगी? 1 होगी। और मोनोडेंटेट लिगेंड क्या हो सकते हैं? कैटायनिक, कैटायनिक, अनायनिक, और क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल। ठीक, अब इनकी एक पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट आपको बनानी है। मेरे पास तो स्क्रीनशॉट लेके लाने का जुगाड़ है। ठीक, तो आपने देखा न्यूट्रल लिगेंड। अच्छा सुना ध्यान से, कुछ बातें समझ लो। जब न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखते हैं तो उसके नाम में कुछ नया चीज नहीं आता, जो उसका नाम है वही लिखा जाता है। जैसे अगर आपके पास NH3 है तो एज इट इज नाम अमीन लिख दिया, H2O है तो H2O के लिए एज इट इज नाम एक्वा लिख दिया। मतलब जो नाम है वही रहेगा, कुछ बदलाव यहाँ नहीं होता है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं। लेकिन जब आपके पास कैटायनिक और अनायनिक आते हैं तो एक चेंज होता है। देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे ईएम 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 वर्ड सब में दिख रहा है। मतलब जब आप इनका नाम लिखते हो तो नेम के एंड में, यानी नेम के सफिक्स में आप क्या लगाते हो? ईएम इस्तेमाल होगा। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में काम आएगा। क्या इस्तेमाल होगा? ईएम। अगर कोई लिगेंड जैसा कैसा है, कैटायनिक है, अगर मान लिया अनायनिक हुआ यानी नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इसका जो सफिक्स इस्तेमाल करेंगे हम नेगेटिव चार्ज के केस में, वो इस्तेमाल करेंगे सिर्फ ओ। सिर्फ ओ इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयोडीन है, जैसे मान लिया, अच्छा हेलो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेलो। तो आप फ्लोरो, अच्छा यहाँ लिखा है क्या? फ्लोराइडो, और यहाँ लिखो फ्लोरो लिखा हुआ है। तो चाहे आप सिर्फ ओ लिखो या आइडो इस्तेमाल करो, आयोडीन मतलब हेलोजन के केस में चलता है। क्लोरो लिखो तब भी सही है, यानी लास्ट में हमने सिर्फ ओ ऐड किया है। या आपका मन करा क्लोराइडो लिख दो, ये भी नाम सही है।
यानी हम लास्ट में ऐड क्या करते हैं, ओ ऐड करते हैं। तो अगर ओ ऐड करते हैं सफिक्स तो वो क्या है, अनायनिक है। अगर ईएम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब वो कौन सा है, कौन सा है, कटायनिक है। और न्यूट्रल के केस में जो नाम है एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाता है। अब अगर हम बात करें आगे तो हमारे पास आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। कौन से डेंटेट, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड। अगर मैं बाइडेंटेट लिगेंड की बात करूं तो ऐसे लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी कितनी हो, इज इक्वल टू कितनी होगी, 2 होगी। यानी जिनकी डेंटिसिटी 2 होगी उसे क्या बोलेंगे हम, बाइडेंटेट बोलेंगे। अब बाइडेंटेट के भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो मैं थोड़ा अपना समय बचा रहा हूं, मैं फिर से स्क्रीनशॉट लेके आ रहा हूं सारे, ठीक है। तो अब आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी, मैं क्या बता रहा हूं पहले सुनो। पहली बात, डेंटिसिटी सबकी क्या होगी, 2 होगी। आपको डेंटिसिटी को दिखाया गया है एरो से, आप देख रहे हो एम है, एम का मतलब है ये सेंट्रल मेटल एटम है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको किया जाता है, सेंट्रल मेटल एटम को, तो हमने उसको यहां एम से लिख दिया है। अब जितनी एरो लगी हुई है मतलब उतनी डेंटिसिटी है या उतनी डोनर साइट है। जैसे यहां पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो एरो नाइट्रोजन से एम के पास दिखाया हुआ है। यहां डोनर साइट कौन है, हाँ एम क्या है, एक्सेप्टर होगा ना, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। यहाँ एन डोनर साइड है तो एन से एरो कहां दिखाया गया है, एम के पास। तो आपको यहाँ कितनी डेंसिटी दिख रही है, 2, यानी 2 डोनर साइट हैं, इसलिए क्या हुआ, बाइडेंटेट हुआ। अब रही बात, क्या इस पे कोई चार्ज आपको दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ चार्ज नहीं लिखा हुआ है, बट मैं चार्ज लिख रहा हूं, चार्ज इज इक्वल टू कितना है, 0, मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल की जरूरत क्यों पड़ रही है, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का निकालोगे तो आपको चार्ज नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए डेंटिसिटी पता हो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में चार्ज भी पता होना चाहिए। तो चार्ज कितना है इसका, 0। इसका पूरा नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन, और शॉर्ट में इसको हम क्या लिखेंगे, ईएन। यानी जैसे मान लिया कहीं आपने लिखा, लेट से यही मैं K4 लिख दे रहा हूं और ये ब्रैकेट में लिखा मान लिया Fe और यहां क्या लिख दिया, EN, EN का होल 2 और Cl2 ऐसे लिख सकते हैं, या CO लिख दें, कुछ भी लिख दें, EN लिखा रहेगा, पूरा नाम कभी नहीं लिखा रहेगा, हमेशा क्या लिखा रहेगा, EN। तो आपको पहचानना भी चाहिए कि हाँ EN किसका शॉर्टकट नेम होता है, इथाइलिन डाइअमीन का होता है। डाइअमीन यानी 2 NH2 ग्रुप है, और इथाइलिन मतलब इथ के लिए 2 कार्बन होता है, यानी CH2 है। अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार भी लगा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जितने बने हुए हैं सब इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें जो आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगी उन पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखना है, जो चीजें उतना ज्यादा कॉमनली देखने को नहीं मिलेंगी उन पे थोड़ा ध्यान कम भी दे सकते हो। जैसे डाइपाइरिडाइल, ये आपको बहुत रेयरली मैं बोलूं, अगर आप क्लास 12th लेवल तक हो तो आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। आप शकल बस याद रख लो, इतना बहुत है। डाइपाइरिडाइल मतलब जब N होता है ना, इसे बोलते हैं पायरिडीन रिंग, एक नाइट्रोजन हो बीच में तो क्या बोलते हैं, पायरिडीन रिंग। 2 है ना, इसीलिए नाम क्या है, डाइपाइरिडाइल, और डोनर साइड कौन है, नाइट्रोजन ही है, तो आपके डोनर साइड 2 हुए। और मैं बोला था कि चार्ज भी हमें ध्यान रखना है, तो चार्ज कितना होगा, 0, मतलब ये भी क्या है, न्यूट्रल है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है। इसके बाद अगर बात करूं, इसको पहले लॉक करो, हाँ, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे इधर क्या दिख रहा है, ऑक्जेलेटो, फिर से स्टार लगा रहा हूं, ऑक्जेलेटो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलेटो पे ध्यान रखना, C2O4 2- ऐसे भी लिखा हुआ दिख जाएगा, या फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है। डोनर साइड कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको डोनर साइड एरो से दिख रही है हर जगह। अगर हम बात करें तो है क्या, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अरे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में जोड़ दिया है तो क्या बन गया, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलिक एसिड है। अगर हम बात करें तो इस पे कितने माइनस के चार्ज हैं, 2 माइनस के चार्ज। तो अगर आपसे पूछे कि इस पे चार्ज कितना होता है तो -2 होता है। ठीक, यहां जाते हैं ग्लाइसिनेटो। अगर हम ग्लाइसिनेटो की बात करें तो यहां देखो ये कार्बन है और इधर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये O डबल बॉन्ड और यहाँ OH होगा, H बाहर हो गया है तो इसलिए O- दिख रहा है आपको। तो एक डोनर साइड ऑक्सीजन है और एक डोनर साइड नाइट्रोजन है, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लाइसिनेटो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ध्यान रख लो तो ठीक है। चार्ज आपको कितना दिख रहा है इस पे, चार्ज इज इक्वल टू कितना है, -1। इसका अगर हम बात करें, ये एसिटाइल एसीटेनेटो, इसको AC से लिखते हैं हम शॉर्ट में। अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक डोनर साइड ये वाला ऑक्सीजन है, एक डोनर साइड ये वाला ऑक्सीजन है। अच्छा, यहां नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। आप बताओ अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको कराऊंगा,
मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और मेरे पास लोन पेयर भी है, ऑब्वियसली इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। मैं किसको डोनेट करूंगा? पहले नेगेटिव चार्ज को। अगर मेरे पास चार्ज खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया हूं, तो मेरे पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। तो मैं किसको डोनेट करूंगा? लोन पेयर डोनेट करूंगा। तो यहाँ लोन पेयर डोनेट हो रहे होंगे, यहाँ क्या? नेगेटिव चार्ज डोनेट हो रहा होगा। तो डोनर साइड तो 2 हुई, लेकिन चार्ज कितना है? -1 का। चार्ज इज इक्वल टू कितना है? -1 का। यहां आते हैं हम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डीएमजी। डीएमजी भी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है आप में। अगर हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ पर डोनर साइड नाइट्रोजन, यहाँ डोनर साइड नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होते हैं डोनेशन में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आपका बाइडेंटेट के अंदर रखते हैं। और चार्ज अगर पूछे आपसे तो चार्ज कितना है? -1 का। वैसे अगर आप देखो तो यहाँ जो शॉर्ट में लिखता है ना DMG को ऊपर लिखा हुआ माइनस, मतलब -1 का चार्ज है। अगर आप देखो -1 मतलब -1 का चार्ज है। जब आप ग्लाइसिनेटो लिख रहे हो GLY से लिखते हैं, -1 का चार्ज है। यहाँ देखो OX, आप चाहो तो OX लिख करके ऊपर क्या लिख सकते हो? 2 माइनस, तो इससे ही बदल जाएगा। हाँ, -2 का चार्ज है। डाइपैरिडाइल कोई चार्ज नहीं है, EN पे कोई चार्ज नहीं है। ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है। अभी हमारे पास आते हैं पॉलीडेंटेट। कौन से डेंटेट? पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट जिसकी डेंसिटी क्या होगी? मोर देन 2। जिसकी डेंसिटी क्या होगी? मोर देन 2। भैया 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। अब एज यूजुअल जैसे मैं कॉपी कर ही रहा था, तो यहां भी कॉपी करूंगा। अच्छी बात यह है कि यहां बस 3 है, और इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो तीनों ही इंपॉर्टेंट, डाइइन ट्राइइन है ना। डाइइन है, डाइइन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइइन अगर आप चाहो थोड़ी देर के लिए इसके भी मार सकते हो, उतना ज्यादा नहीं मिलता है। बट जो EDT है, अच्छा इसका नाम कट गया, हाँ कोई नहीं, अभी नाम लिख दे रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप चाहो तो थोड़ा स्किप भी मार सकते हो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें, तो आपको डोनर साइड तो एरो से दिख रही है। आप बताओ डेंसिटी कितनी है इसकी? 3। एक नाइट्रोजन यहाँ वाला, एक नाइट्रोजन यहाँ वाला, एक नाइट्रोजन यहाँ वाला। मतलब इसकी अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो ये कितनी है? 3 है। सही बात। चार्ज होगा क्या? नहीं होगा, न्यूट्रल है। तो चार्ज के बारे में अगर आपसे पूछें तो 0 चार्ज होगा। कुछ किया नहीं है आपने, इससे पहले पढ़ा इथाइलिन डाइअमीन, वही 2 इथाइलिन डाइअमीन को जोड़ दिया। अरे अब देखो ध्यान से, CH2 CH2 NH2 NH2 वहां पड़ा था, एक NH2 इधर था, CH2 CH2 NH2 इधर भी NH2 होता, बट एक NH2 क्या है? दोनों ये कॉमन हो गए हैं, सेम है। यानी जो आपका इथाइलिन डाइअमीन था, जो है इथाइलिन अमीन था, उसी को हमने क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया है और डाइअमीन बन गया है। अगर हम यहां बात करें तो ट्राइअमीन में क्या हो गया? इनको आपस में फिर से जोड़ दिया तो 3 बन गए। डोनर साइड देखो कितनी हो गई? 4। और डेंसिटी क्या लिख देंगे हम? डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगी? 4। और चार्ज तो आपके पास कितना होगा? 0 होगा। ये अगर आप बात करें, इसको हम बोलते हैं EDTA। क्या बोलते हैं? EDTA। और मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख रहा हूं 4-। अगर आप डेंसिटी देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, और यहां एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन। तो मैं जहां जहां डोनर साइड है उसको टिक कर रहा हूं। ये डोनर साइड है, 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 ये डोनर साइड। कितने हो गए? 6 डोनर साइड हो गए। तो ये हेक्साडेंटेट है, यानी इसकी डेंसिटी कितनी है? इज इक्वल टू कितनी है? 6। कितनी है? 6 है। तो ये स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट। EDTA की फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, EDTA। डेंसिटी हेक्साडेंटेट है। देखो जहां जहां पर डेंसिटी है वो मैंने मार्क कर रखा है, जैसे O- है O-।
तो 2 ये डोनर साइड हो गई, 2 इधर डोनर साइड, 4 हो गई। एक नाइट्रोजन देखो बीच में दिख रहा है, लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन के बाद भी क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 डोनर साइड, इसलिए डेंसिटी कितनी है, 6। इसको आप बोलना चाहो तो हेक्साडेंटेट बोल सकते हो। जैसे अगर बात करूं, ये कैसा होगा, ट्राइडेंटेट, ये कैसा होगा, टेट्राडेंटेट, और ये कैसा हो जाएगा, हेक्साडेंटेट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो अगला लिगेंड है उसका नाम है एम्बी डेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, हैव मोर देन वन डोनर एटम, वन डोनर एटम, बट डोनेट only through one atom at a time, बट केवल एक एटम से ही डोनेट करते हैं एक समय पे, एक समय पर एक ही एटम से डोनेट करते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सीएन की। अगर हम बात करें सीएन की, तो आपको पता है 2 केस यहां मिलेगा। एक, अगर एन, अगर ऐसे बात करता हूं, इधर लिख देता हूं मैं मेटल, और मैंने एरो दिया और यहां कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो आपको क्या दिख रहा है, यहां डोनर कौन है, कार्बन है, क्योंकि एरो मैंने किधर से लगाया है, कार्बन की तरफ से मेटल की तरफ। तो डोनर कौन है, कार्बन है। जब कार्बन डोनर होगा तो इसको बोलते हैं साइनाइडो। क्या बोलते हैं, साइनाइडो, या सिर्फ साइनो भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल सकते हैं, साइनो, CYA ना, साइन। क्लियर। लेकिन सुना ध्यान से, अगर दूसरा केस में लूं, तो मैंने इधर मेटल बनाया और इधर मैंने एरो बनाया, और यहां मैंने लिखा N ट्रिपल बॉन्ड C और माइनस, यहां डोनर कौन है, नाइट्रोजन है, तो इसे क्या बोल देंगे, आइसोसाइनो। आइसो साइनाइडो बोल दो, या फिर आइसो साइनो बोल दो। तो पहले तो आपको एक लिगेंड के बारे में बताया, इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो क्या है, HCN है। क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर हम बात करें, इधर शॉर्ट में पहले लिख देता हूं मैं, SCN ही बस लिख दूं, SCN है। SCN के केस में भी आपको 2 सिचुएशन मिलेगी। तो अगर हम SCN के अंदर बात करें, तो SC ट्रिपल बॉन्ड क्या है, N। अगर डोनेशन कैसे कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, तो क्या बोलते हैं, आइसो आयो साइनाइडो या साइनाइटो इसको बोलते हैं, या आइसो आयो साइनो। ठीक। और वहीं पर अगर डोनर कौन हो, SC ट्रिपल बॉन्ड मैंने N ही बनाया, और डोनर साइड कौन है, कार्बन है, तो इस केस में हम नाम क्या रखते हैं, थायो साइनाइटो या फिर थायोसाइनो, थायो साइनो। एक एग्जांपल और, जो हमारे पास क्या है, NO2 है। अगले पेज पे लिख रहा हूं, जल्दी से इसको नोट करो। कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे हो गए ना, तो डोनर कौन होगा, सल्फर, क्योंकि सल्फर के पास क्या होते हैं, सल्फर के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और यहां SCN पे सल्फर पे माइनस चार्ज भी आता है, तो डोनर यहां कौन होगा, सल्फर, और वहां क्या है, नाइट्रोजन है। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए ना, और कार्बन के बाद लोन पेयर वगैरह तो होता नहीं है।
तो अब हम बात करते हैं एक और NO2 की। किसकी बात करते हैं? NO2 में यहां भी दो केस मिलेगा। पहला केस O- सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अगर हम बात करें तो यहां डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो अगर डोनर एटम मुझे ऑक्सीजन को दिखाना है तो भैया मैंने यहां से एरो दिखाई और यहां मेटल बना दिया। सही बात है। जब मैं नाम लिखूंगा इसका तो जब ऑक्सीजन डोनर होता है तो बोलते हैं नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। ठीक है ना। अब अगर यहीं पर डोनर एटम कौन हो जाए? नाइट्रोजन हो जाए। क्या हो जाए? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को मुझे डोनर दिखाना तो ऐसे लिख सकता हूं N और डबल बॉन्ड इधर मैंने बना दिया और सिंगल बॉन्ड O- ऐसे बना दिया और डोनर साइड ऐसे दिखा दी मैंने M। सही बात है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं इसको हम? नाइट्रो। या कुछ कुछ जगहों पे ऐसे लिखा होता है N नाइट्राइटो। क्या लिखा होता है? N नाइट्राइटो। N लगाने से क्या पता चला कि डोनर साइड कौन है? नाइट्रोजन है। या फिर आप सिर्फ नाइट्रो लिख दो तभी चल जाएगा। हाँ, ऊपर वाले में हम इसमें कई बार एक और नाम लिखते हैं O नाइट्राइटो। हाँ, O नाइट्राइटो। O क्या बता रहा है? डोनर साइड कौन है? ऑक्सीजन। तो आपको इसे समझ आया कौन सा लिगेंड? एम्बिडेंटेट लिगेंड। नहीं, अगले पेज पर नहीं जा रहा हूं, यही लिख दे रहा हूं। मैं सोच रहा हूं क्या ही जाऊं, थोड़ा सा तो लिखना है। तो अगला हमारे पास है पेप्सी डेंटेट लिगेंड। अगर हम फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड की बात करें तो कैन एक्ट या लिगेंड बोल सकते हैं। लिगेंड दैट कैन एक्ट, दैट कैन एक्ट एज मोनो, बाई और पॉली डेंटेट। मोनो, बाई और पॉलीडेंटेट, यानी मोनोडेंटेट भी काम कर सकता है, बाई और पॉली भी कर सकता है। यानी सिंपल शब्दों में अगर आपको इसे आसान बात समझना, कैन चेंज डेंटिसिटी, कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी। और ये कौन कौन से लिगेंड है तो बस नाम पता होना चाहिए कि हाँ जिनकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल होती है। तो याद रखना SO4 2- हो गया, H2O3- हो गया, एक CO3 2- होता है, एक आपका NO3- होता है और एक होता है CH3 COO- होता है। ये सब एग्जांपल किसके हैं? फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड के हैं। किसके हैं? फ्लेक्सी डेंटेट, जिसकी डेंसिटी 1 2 3 और 4 आगे भी हो सकती है, यानी फ्लेक्सिबल डेंसिटी होती है। अब सुनना, एक लिगेंड तो हाँ मैंने टेबल में नहीं लिखा था बट थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। चीलेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड? चीलेट लिगेंड। एक टॉपिक आप पढ़ोगे आगे, चीलेशन। ये क्या होता है? ऐसे लिगेंड जिनकी डेंसिटी या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो। तो आपने बहुत सारे लिगेंड पढ़े जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है। तो जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा होती है ना, वो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड में एक रिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रिंग। ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लिया मैंने इसको बनाना नहीं, बस एक बार देख लो, आगे मैं चीलेशन पढ़ाऊंगा तो वहां समझाऊंगा। अभी मैं लिगेंड लिखने जा रहा हूं, चीलेट लिगेंड, तो आपको आइडिया होना चाहिए हाँ क्यों लिख रहे हैं ऐसा। जैसे मैं EN ले लूं तो इथाइलिन डाइअमीन था ना, तो कैसा दिखता है सर? CH2 और यहां क्या था? NH2 और यहां क्या था? NH2। तो डोनर साइड मेरे पास नाइट्रोजन है। अच्छा, मैंने इस तरफ हाइड्रोजन कर दिया तो बुरा मत मानना, मतलब नाइट्रोजन ही है। इधर से डोनेट करेगा और इधर से डोनेट करेगा, तो क्या सेंट्रल मेटल की तरफ इधर रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन गई है? बन गई ना। ऐसे लिगेंड जो रिंग बना सकते हो अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, उन्हें वो क्या बोलते हैं? चीलेट लिगेंड बोलते हैं। और आपको पता है वो सारे लोग रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे जिनकी डेंसिटी क्या हो? 2 या 2 से ज्यादा हो। सही बात है ना। तो इसीलिए ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? चीलेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीलेट लिगेंड बोलते हैं। चीलेशन से स्टेबिलिटी आती है, कैसे आती है ये सब आगे पढ़ोगे, बट अभी एक लिगेंड का नाम लिखोगे, वो क्या है? चीलेट लिगेंड। चीलेट लिगेंड।
तो चेलेट लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड दैट कैन फॉर्म रिंग अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए मैं EN लिख दूं, क्या लिख दूं? ऐसे लिख दूं बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, या एग्जाम्पल लिख दूं EN लिख सकते हो आप। उसके बाद आपका डाइईन लिख सकते हो, आप ट्राइईन लिख सकते हो, आप OX लिख सकते हो, आप ED A4 माइनस लिख सकते हो, ETC। ठीक है ना? एक पॉइंट मैं यहां और ऐड कर रहा हूं, हैव ligand having density more than 2 or more than ligand having density 2 और more, यानी जिसकी डेंसिटी 2 हो या 2 से ज्यादा हो, वो चिलेशन कर सकते हैं, यानी वो रिंग बना सकते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, और उनको हम क्या बोल देते हैं? चिलेट लिगेंड बोल देते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, हाँ शांत रहो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, तो कितने बन रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू में नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के। हाँ, फॉर्मूला लिख लो, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। तो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। चीलेट रिंग क्या होता है? कितनी रिंग बन रही है, नंबर ऑफ रिंग्स, और नंबर ऑफ रिंग्स कितनी बन रही है कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी में 1 माइनस करके। तो मैं लिखूं क्वेश्चंस, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा जगह बीच में छोड़ के रखना आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है K4, वही पुराना वाला FeCN का होल 6, ठीक। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं CuNH3 का होल 4 और ब्रैकेट के बाहर SO4। अगला हटाना। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास COEN का होल थ्राइस Cl3। चौथा क्वेश्चन है Cu डाइईन का होल ट्वाइस SO4। हाँ, पांचवा क्वेश्चन है मेरे पास CaEDTA 2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास K3COOX का होल थ्राइस। बस इतने क्वेश्चन पहले एक बार कर लेते हैं, इतने से हमें आइडिया लग जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और चीलेट रिंग निकालना। तो सुना ध्यान से, सबसे पहले एक क्वेश्चन देखो, उसका धीरे धीरे खुद भी ट्राई करेंगे। सबसे पहला मेरा काम है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, क्योंकि वो आसान है, तुरंत निकल जाएगा। तो अगर मैं चलूं
कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने। क्या निकालने? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकालने जाएंगे तो मैंने बताया है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। मेरे पास क्या है? सीएन। सीएन की डेंसिटी कितनी होती है? आपको पता है फ्लेक्सीडेंटेट में आता है, एम्बीडेंटेट में आता है, लेकिन एक समय पे एक ही डोनर साइट होती है। तो है क्या ये? मोनोडेंटेट ना। तो मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हुई? 1। और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फिर आते हैं हम कहां? ऑक्सीडेशन नंबर पर। क्या कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, एक और काम कर लेते हैं हम। चिलेट रिंग भी आसान है, वो भी पहले निकाल लेते हैं। तो अगर मैं चिलेट रिंग निकालने जाऊंगा तो सर अभी पीछे मैंने बताया चिलेट रिंग, बताओ क्या बताया? डेंसिटी -1। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 - 1 यानी 0, यानी कोई भी रिंग नहीं बनाएगा, ये कोई भी रिंग की फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। ऑक्सीडेशन नंबर बताया था चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। तो भैया सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Fe है। तो कितना चार्ज है हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। मैं यहां क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं क्या करूंगा? चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम कितना मान लूंगा मैं? x मान लूंगा। अब मेरी बात सुना ध्यान से, प्लस का साइन लगाया। मेरे पास लिगेंड कौन है? Cn। कितने Cn है? 6। तो 6। एक Cn पे कितना चार्ज होता है? -1 का होता है। तो इनटू में -1। सही बात है। बाहर क्या है? K4 है। तो प्लस कितने हैं? 4। एक K पर कितना चार्ज होता है? +1 का होता है। इनटू में कितना? 1। पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है? 0। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहां कितना आ जाएगा? x प्लस का, प्लस कह रहा हूं, माइनस का 6 और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व किया तो सॉल्व करके x इज इक्वल टू कितना आया? 6 और 4 -2 बचेगा, उधर जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? कोई समस्या नहीं ना? चल ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हार्ड वाला। अच्छा सेकंड वाला पहले कर लें, कोई नहीं सेकंड वाला ही कर लेते पहले। इधर देखो, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। किसकी? अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में आप CN लिख सकता हूं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या करते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? पहले डेंसिटी कितनी है बताओ? NH3 है। NH3 कहां पड़ा था? मोनोडेंटेट में। तो 1। और कितने लिगेंड हैं? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4 है। अब बात करते हैं चिलेट रिंग की। किसकी बात करते हैं? चिलेट रिंग। डेंसिटी NH3 की कितनी होती है? कहां पड़ा था NH3? मोनोडेंटेट वाली टेबल में, न्यूट्रल है ये। तो डेंसिटी 1 है और -1, यानी रिंग कितनी बनेगी? 0, यानी कोई रिंग नहीं बनेगी। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर पे आए तो ऑक्सीडेशन नंबर में मेरे पास मेटल कौन है? कॉपर। हाँ सही तो है। तो कॉपर है, उसको क्या मान लेंगे हम? x। तो x मान लिया, प्लस का साइन। NH3 पे चार्ज कितना होता है? 0। तो 0 इंटू में कितना? 4 प्लस SO4 पे कितना चार्ज होता है? -2। एक ही SO4 है, सीधा -2 ही रहेगा। इज इक्वल टू टोटल चार्ज कंपाउंड पे 0। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो बचेगा क्या? x -2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 2 आ गया। मैं चाहता हूं ये वाला आप लोग ट्राई करो थोड़ा। हाँ अपना करते रहो, अपना करते रहो ये वाला। ऊपर मत देखना तुम लोग, चुपचाप करते रहो। आपका आंसर सही आना चाहिए। TN पे चार्ज 0 होता है। देखो ये बातें थोड़ा याद रखनी पड़ेंगी। क्या हो रहा है? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6। सही बात है।
चीलेट रिंग कितनी बनेंगी? एक, क्योंकि बाइडेंटेट है तो 2 - 1 मतलब एक चीलेट रिंग बनेगी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे तो कोबाल्ट को x मान लेंगे, प्लस 3 लिगेंड है और एक लिगेंड पे कितना चार्ज? 0, प्लस 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज? -1 इज इक्वल टू कितना? 0। तो आपको पता है x - 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर? क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब नीचे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में भी आप लोग अपना अपना करते रहना। कोऑर्डिनेशन नंबर डाइइन है। अब डाइइन का डेंसिटी कितनी होती है? डाइइन की डेंसिटी 3 होती है, और मेरे पास 3 डेंसिटी और 2 लिगेंड, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही आ गया। और अगर आप चीलेट रिंग निकालोगे, मैं इसको चीलेट रिंग को CR लिख दे रहा हूं, तो 3 - 1 कितना आ जाएगी? 2, यानी 2 रिंग बनेंगे। कितनी रिंग बनेंगी? 2 रिंग बनेंगी। और अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाऊंगा, कॉपर का मैंने x मान लिया, प्लस डाइइन हो ट्राइइन हो ये सब 0 वाले होते हैं, तो 2 इंटू में 0, और सल्फेट है तो कितना हो जाएगा? -2, और टोटल चार्ज कितना है? 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना आया? +2। क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकला सबसे? यही निकला है सबका? ठीक, आगे चलो। 2 क्वेश्चन और है बस, चलते हैं यहां पर। इन दोनों का आप लोग ट्राई करो। 6 एक 7 में लिख रहा हूं। क्या कह रहा हूं? एक और लिख रहा हूं मैं यहां। ये 2 और, बस इतने करने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर EDTA की डेंसिटी कितनी होती है? क्या हुआ? क्या चीज? हाँ, कैल्शियम है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला तो यूजुअली डी ब्लॉक के होते हैं, बट डी ब्लॉक से अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? EDTA की डेंसिटी कितनी होती है? 6, तो 6 इंटू में 1, यानी सीधा कितना आ गया? 6। सही बात है। और अगर हम CR यानी चीलेट रिंग निकालने जाएंगे तो 6 - 1 यानी कितना आ जाएगी? और अगर हम चले ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हमने x मान लिया, प्लस EDTA कितना है? 1, और 1 पे चार्ज कितना होता है? -4 का होता है, तो -4 इज इक्वल टू ऊपर चार्ज कितना है? -2। सही बात है ना, क्योंकि रिंग पे नेट चार्ज -2 है, तो -2 के बराबर हो जाएगा। तो भैया x - 4 इज इक्वल टू कितना? -2, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 + 4, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आ जाएगा। सही बात है। और देखो नीचे वाले में, हाँ अच्छा सही बात, यहाँ पे 4+ नहीं 4-, ठीक है ना। K3COOX का होल थ्राइस। तो अगर हम चले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लें तो भैया 3 है OX, और एक OX की डेंसिटी कितनी होती है? 2 होती है, तो कितना आ जाएगा? 6। और अगर हम चीलेट रिंग CR निकालने चले तो भैया डेंसिटी 2 - 1 कितना आएगी? 1 आ जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कोबाल्ट को x मान लिया, प्लस 3 है पोटेशियम, तो 3 इंटू में 1, प्लस OX पे कितना चार्ज होता है? -2 ना, तो 3 है, और 1 पे चार्ज कितना है? -2, टोटल रिंग पे चार्ज 0, तो कितना हो जाएगा भाई? x + 3 - 6 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 3।
आंसर आ रहा है सही? ठीक, अब ये दो और ट्राई करो भाई। 3CN का होल 6 और ऊपर क्या है 4 माइनस। तो अगर आप निकालने जाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो 1 इंटू में 6 कितना आ जाएगा 6। सीलेट रिंग निकालोगे तो 1 माइनस 1 यानी 0। सही बात है। x मान लिया प्लस CN 6 है और एक पे कितना -1 और नेट चार्ज कितना है -4 के बराबर है। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना -4 यानी x इज इक्वल टू सॉल्व करने में कितना आएगा 2 आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, हम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा। NH3 का डेंसिटी कितनी होती है, देखो ध्यान से। अब यहाँ दो अलग अलग लिगेंड आ गए हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। NH3 की डेंसिटी 1 और कितने हैं 5, तो ऐसे लिख दो 1 इंटू में 5 लिख दो ना, 1 इंटू में 5। अब देखो Cl भी है मेरे पास तो प्लस साइन लगाऊंगा। Cl की डेंसिटी कितनी 1 और कितने हैं Cl 1, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो अगर दो अलग अलग टाइप की लिगेंड आ जाए तो दोनों की अलग अलग से जोड़ देना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ, अब इधर देखो, अगर हम Cr निकालने जाएंगे चिलेट रिंग, तो आपको पता है यहाँ पर कोई भी बाइडेंटेट नहीं है, सबके सब मोनोडेंटेट ही हैं। और हमें यहाँ डेंसिटी से मतलब है, हमें मतलब नहीं है कौन है। इसकी भी डेंसिटी 1, इसकी भी 1, तो क्या होगा, तो भैया 1 माइनस 1 यानी सीधा क्या हो जाएगा 0, यानी सबकी तो 0 ही है। अब लेट्स से एक बात सुनो जानते हैं, अगर क्या हुआ, मान लिया यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कहीं एक ऐसा होता EN लिखा होता, क्या लिखा होता EN का होल ट्वाइस समथिंग ऐसे, तो बाकी सबकी 0 आती। ये कौन है बाइडेंटेट है, तो दोनों की डेंसिटी अलग से निकाल, मतलब चिलेट रिंग अलग से निकालते। तो मान लिया यहाँ कितने Cl होते, लेट्स से 2 Cl होते, तो Cl का चिलेटिंग रिंग निकालते 0 आता। EN की चिलेट रिंग निकालते तो डेंसिटी कितनी है इसकी 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा। तो Cr अगर अलग अलग लिगेंड है तो उसका Cr अलग अलग निकाला जाएगा। हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं ना। हम यहाँ पे तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ OH कितने हैं 3 है, तो हमें कोई मतलब थोड़ी था। हम जब Cr निकाल रहे थे तो हमने इसकी डेंसिटी -1 ही तो किया है, ठीक। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाऊं तो यहाँ हम क्या मान लेंगे इसको X प्लस, मेरे पास अमोनिया कितना है 5 और एक अमोनिया पे चार्ज 0, प्लस क्लोरीन कितने हैं 1 और एक क्लोरीन पे चार्ज -1, टोटल चार्ज कितने बराबर है +2 के बराबर। क्या R4 मतलब क्या, R यूरेथेनियम है, ठीक है ना, RU है ये। अगर हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बचेगा +2, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आई होप ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ चिलेट रिंग ये निकालना आ गया है सबको। तो अब इनका एप्लीकेशन जो है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह के अंदर होगा, तो उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद आप लोगों।